जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिबू में। आज से मैं आप लोगों के साथ नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आज हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस के सीरीज को। तो चलिए उसके साथ क्वेश्चंस को डील करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है आपका, Which one of the following statement of Ohm's law? Ohm's law का आपसे अब स्टेटमेंट पूछा गया है, तो आपके ऑप्शन ये है। तो चलिए ऑप्शन बताने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आज से मैं जो भी क्वेश्चंस के सीरीज को ला रहा हूं वो क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी भी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। जैसे कि ये देखिए, आप एसएससी जेईई मॉर्निंग 2018 में पूछे गए हैं, मॉर्निंग शिफ्ट में 2018 के ये क्वेश्चन थे और कहीं न कहीं वो क्वेश्चन पूछे ही गए होंगे। तो वही क्वेश्चन मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सभी डिफरेंट एग्जाम्स के लेके आ रहा हूँ। तो ये सब चीज़ आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए आपने लोग पहले ऑप्शन को देखते हैं। तो आपके फर्स्ट ऑप्शन है, वोल्टेज इज ऑलवेज इक्वल टू करंट, वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट एंड करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज एंड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन द वोल्टेज। देखिए फ्रेंड्स, मैं काफ़ी बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं अपने लोग एक लेवल पे पहुँचेंगे, एक लेवल के भी, एक स्टैंडर्ड लेवल के भी क्वेश्चंस को करेंगे। तो पहले बेसिक से देखिए अपने लोग, ताकि आप लोग को ये बनाने में अच्छा लगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ओम्स लॉ मेरा क्या स्टेटमेंट देता है। ओम्स लॉ का ये कहना है कि आई प्रोपोर्शनल टू भी होगा मेरा, ठीक। और जहाँ पे मेरा आई प्रोपोर्शनली हटता है तो ये अपॉन डिवीजन में आर आता है, ठीक। यहाँ पे आर मेरा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है। तो ये मेरा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, ठीक। जैसा कि यहाँ पे मैं बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम सबका कि इफ द वोल्टेज अक्रॉस एन एलिमेंट इन सर्किट इज लिनियरली प्रोपोर्शनल टू द करंट थ्रू इट देन इट इज। तो वहाँ पे क्या आएगा। तो ये क्वेश्चन देखिए ERC 2019 में पूछा गया है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कहना है कि मेरा भी प्रोपोर्शनल आई होगा तो मेरा एक जो प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आएगा वो मेरा क्या होगा, ठीक। तो देखिए जब मेरा भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है तो ये जब प्रोपोर्शनली हटता है तो यहाँ पे आर आता है, ठीक। तो यहाँ पे आर क्या मेरा आ जाता है, प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, जो कि यहाँ पे आर मेरा रेसिस्टर है, ठीक, जिसका यूनिट ओम होता है, ठीक। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, रेसिस्टर, ठीक। आई होप आप ये समझ गए होंगे। चलिए मैं आप लोग को एक चीज़ बताता हूँ। इसको पहले मैं इरेज कर लूँ। जब हम लोग ओम्स लॉ में आई प्रोपोर्शनल और चलिए एक चीज़ और भी है। चलिए मैं वन बाय वन चीज़ सभी बातों को डिस्कस करता हूँ। देखिए ओम्स लॉ मेरा तभी वैलिड होता है जब मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, जब मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट रहेगा। तो देखिए ओम्स लॉ दो टाइप से होता है। जब मेरा आई प्रोपोर्शनल टू भी होगा, ठीक। तो जब ये प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो आई इक्वल टू भी के अपॉन में एक आर आता है, जो मेरा रेसिस्टेंस होता है, वो डिवीजन में आता है। लेकिन जब मेरा भी प्रोपोर्शनल टू आई बोला जाएगा तो वहाँ पे आई आर जो है वो मल्टीप्लिकेशन में आता है इन आई, ठीक। तो यहाँ पे आर आई, ठीक। तो जब मेरा आई प्रोपोर्शनल टू भी होगा तो मेरा प्रोपोर्शनली कांस्टेंट आर जो है, जो कि एक रेसिस्टर है, वो मेरा डिवीजन में आएगा। और जब भी प्रोपोर्शनल आई होगा तो वहाँ पे आर जो मेरा आएगा वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा। तो ये दोनों चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक। तो इस क्वेश्चन में आप समझ गए होंगे कि जब मेरा भी प्रोपोर्शनल टू आई होगा तो मेरा प्रोपोर्शनली साइन हटेगा तो मेरा रेसिस्टर आएगा, ठीक, जिसका यूनिट ओम होता है, ठीक। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन क्लोज सर्किट, ठीक। तो रेशियो ऑफ वोल्टेज V बटा आई मेरा क्या होता है। ऐसा कि अभी मैंने जाना कि V बटा आई मेरा R होता है, ठीक। अभी जो हम किए थे V प्रोपोर्शनल आई, तो वहाँ पे जो ये प्रोपोर्शनली हटा तो यहाँ पे आई आर हुआ था, ठीक। तो वहीं से जब हम इधर को V बटा आई करेंगे तो ये मेरा R आ जाएगा, ठीक। तो ये क्या होता है, तो ये देखिए अभी ये जो प्रोपोर्शनली साइन यहाँ पे आया है वो तो कांस्टेंट होता है। तो जस्ट लाइक वहीं पे ये बताया गया है कि जब भी बटा आई मेरा होगा तो जो मेरा एक टर्म पैरामीटर आएगा वो रेसिस्टर होगा, ठीक। तो वो क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, क्योंकि ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है तो ये मेरा कांस्टेंट होगा। आप ये समझ गए होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिमेंस कांस्टेंट। आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब मेरा रेशियो वोल्टेज एंड करंट होगा तो मेरा जो रेसिस्टर होगा वो कांस्टेंट आता है किसी भी क्लोज सर्किट में। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप ऑफ पैसिव डिवाइस। पैसिव डिवाइस पूछा गया है हमसे। तो आपसे ऑप्शन है आपका डायोड, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर एंड फेट। देखिए एक्टिव पहले मैं पैसिव बताता हूँ। देखिए रहेगा पैसिव क्या होता है, जो मेरा पावर को डेसिपेट करेगा। यहाँ पे आप समझ लीजिएगा, पावर को जो मेरा डेसिपेट करेगा, जो इनके पावर को अपने आप में एब्जॉर्ब करेगा, वो मेरा पैसिव एलिमेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ पे मेनली पैसिव एलिमेंट की बात क्या आएगा, तो जो मेरा पावर को डेसिपेट करेगा वो मेरा पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक, तो चलिए आप लोगों को मैं बताता हूँ, और इसको पहले मैं रफ कर दूं। देखिए तो पैसिव एलिमेंट क्या होता है। पैसिव एलिमेंट हमारे बहुत सारे होते हैं, तो चलिए मैं उसको वन बाय वन बताता हूँ आपको। देखिए पैसिव एलिमेंट में मेरा आर होता है, एल होता है, सी होता है, ट्रांसफार्मर होता है आपका, डायोड होता है और एक दो होता है। तो ये आपके, लेकिन इतना आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, जिसमें आर में रेसिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, ट्रांसफार्मर, डायोड। डायोड क्या होता है, अपने में एनर्जी को स्टोर, एनर्जी को डिसिपेट करता है, अपने आप में एनर्जी को वो खाता है। वही जस्ट लाइक वही रेसिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर वो भी अपने आप में एनर्जी को खाता है। ठीक, तो अब इसमें इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक, और डायोड नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन देखिए आप ये बोलेंगे कि इसमें जैसे रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर एक ऑप्शन है। ठीक, तो इसमें आपका ये सोचना होगा कि ट्रांजिस्टर जो है मेरा वो क्यों नहीं होता है। देखिए ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि उसका, ट्रांजिस्टर में एक प्रॉपर्टी होता है कि एम्पलीफाइंग करने का। ऐसा आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में कि ट्रांजिस्टर में किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक, जैसे आप पढ़े होंगे ट्रांजिस्टर एज एम्पलीफाइंग नेटवर्क। ठीक, तो उसमें क्या होता है, एम्पलीफाइंग क्या होगा, अगर हम 10 वोल्ट दे रहे हैं इनपुट में, तो एम्पलीफाई कर करके 20 वोल्ट या 50 वोल्ट या कुछ भी कर देगा। ठीक, तो वो उसमें एम्पलीफाइंग करने का प्रॉपर्टी होता है। ठीक, तो जिसमें एम्पलीफाइंग करने का प्रॉपर्टी वो मेरे एक्टिव एलिमेंट में चला जाता है। इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। और सॉरी, ये तो पूरा चला गया। तो देखिए मेनली क्या हुआ इस क्वेश्चन, आप लोगों को मैं बताया कि एक मिनट, एक्टिव क्या होता है, जो मेरा किसी भी सर्किट में मेरा पावर डेवलप करेगा, जो मेरा पावर देगा। पैसिव क्या होता है मेरा, पैसिव क्या होता है, किसी सर्किट में पावर को अपने आप में लेगा। ठीक, जैसे मैं साइन बना दूं, आप इसे समझ सकते हैं, जो अपने आप में पावर लेगा वो मेरा पैसिव एलिमेंट हो जाएगा, और जो पावर देगा वो मेरा एक्टिव एलिमेंट हो जाएगा। सॉरी, तो देखिए तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ट्रांसफार्मर, रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर। ठीक, और ट्रांजिस्टर क्या है, इसमें एम्पलीफाइंग करने का प्रॉपर्टी होता है, और जिसमें एम्पलीफाइंग करने का प्रॉपर्टी होता है जिस एलिमेंट में, वो मेरा एक्टिव में चला जाएगा, इसलिए मेरा ट्रांजिस्टर नहीं होगा। और ट्रांजिस्टर का ही एक टाइप है फेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, इस कारण मेरा ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं होगा। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे इतना जो मैं बोला कि एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक, एलिमेंट बोले या डिवाइस एक ही बात है। इसका मैं एक डिटेल वीडियो प्लेलिस्ट में बनाया हुआ है, इसमें नो डिडक्शन कुछ कैसे करके थंबनेल है, उस पर आप जाके समझ सकते हैं एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। उसको मैं एज ए कहानी के रूप में बताया हूँ, उससे वहाँ पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस विल ओबे ओम्स लॉ। मेरा कहता है ओम्स लॉ को मेरा कौन फॉलो करता है। ऑप्शन है आपके रेक्टिफायर, इनकैंडिसेंट बल्ब, आर्क लैंप एंड जेनर डायोड। देखिए ये रेक्टिफायर, आर्क लैंप एंड डायोड जो होता है मेरा, वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि इस सब का जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, या बोले भी है भी वोल्टेज और करंट का कर्व होता है, वो मेरा लीनियर नहीं होता है और ओरिजिन से नहीं जाता है। ठीक, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा भी पढ़े होंगे तो चलिए इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, सॉरी।
देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आप अगर थोड़ा सा भी पढ़े होंगे तो देखिए डायोड से ही मेरा मतलब सेमीकंडक्टर से ही मेरा डायोड बनता है, ठीक। तो जब सेमीकंडक्टर का भी कैरेक्टरिस्टिक पढ़े होंगे तो उसका भी कैरेक्टरिस्टिक या सेमीकंडक्टर बोले डायोड, उसका भी कैरेक्टरिस्टिक ऐसा होता है, ठीक। आपका ऐसा होता है, ये आपका सेमीकंडक्टर या डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक है। पी एन जंक्शन डायोड बोल रहे आप, ठीक। तो उतना आपको डीप में नहीं जाना है, बस आप समझिए कि सेमीकंडक्टर या डायोड या पीएन डायोड में भी पीएन जंक्शन का ये भी कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा होता है, ठीक। पीएन जंक्शन का ये है। तो और डायोड जो मेरा सेमीकंडक्टर से ही बना होता है। तो देखिए डायोड क्या क्या बोला, डायोड और आर्क लैंप और रेक्टिफायर का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो आपका लीनियर नहीं होता है, जबकि लीनियर और विद ओरिजिन से वो जाना चाहिए। जबकि ओम्स लॉ का कहना है कि उसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक होगा, ये वोल्टेज ये करंट, वो मेरा लीनियर होना चाहिए मेरा कर्व, और ये ओम्स ये ओरिजिन से वो जाना चाहिए, वही मेरा ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। तो चलिए मैं अब इसको जूम करता हूँ। क्या हो रहा है, तो चलिए आपको अगर दिख रहा होगा तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इनकैंडिसेंट बल्ब का ही बस ये इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग से मेरा ओम्स लॉ को फॉलो करे, क्योंकि रेक्टिफायर, आर्क लैंप एंड जनरल डायोड का भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो लीनियर नहीं होता है और वो ओरिजिन से नहीं जाता है। ओम्स लॉ का बस फॉलो करने का यही कंडीशन है कि एक टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर कोई बात नहीं की गई है। और उसका सेकंड कंडीशन है कि आपको उसका जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए वो एक लीनियर होना चाहिए, लेकिन वो ओरिजिन से जाना चाहिए, ओरिजिन से पास होना चाहिए। जस्ट लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ओरिजिन से जाना चाहिए तो मेरा ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। लेकिन जब आप यूटिलाइजेशन पढ़िएगा या जब मैं उसका क्वेश्चन को उसको सेट कराऊंगा या उसके थ्योरी को कभी डील करूंगा, उसमें जो इनकैंडिसेंट लैंप का जो भी है कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उसमें आपका क्या होता है कि ये ओम्स लॉ का जैसा रिक्वायरमेंट है वैसा ही उसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, यानी कि वोल्टेज एंड करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है। तो आप ये समझ गए होंगे कि इनकैंडिसेंट बल्ब जो है जो मेरा ओम्स लॉ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर इज ओनली ड्यू टू, ठीक। तो आपके ऑप्शन है न्यूट्रल चार्जेज, इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयंस। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आप मैं और भी बहुत सारी चीजें बता देता हूँ। देखिए जब भी मेरा मेटेलिक कंडक्टर बोला जाएगा या कंडक्टर बोला जाएगा, उसमें जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो आपका होता है ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण, ठीक। ओनली, यहाँ पे मैं ओनली लिखता हूँ पहले, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। जब भी मेरा लिक्विड की बात आएगा जैसे लाइक वाटर में, उसमें जो करंट का फ्लो होगा मेरा, तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, ठीक। उसमें लिक्विड में आपका ये हो जाएगा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। और गैस की जब बात आएगी, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ और बोल रहा हूँ तो आप समझ रहे होंगे, जब भी गैस की बात आएंगे तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आता है, उसमें अब पॉजिटिव आयंस आ जाएगा आपका और नेगेटिव आयंस आ जाएगा, ठीक। ये तीन चीजें होता है गैस में। और देखिए, और जनरली जब आपको कहीं क्वेश्चन में बोला जाएगा कि करंट का फ्लो किसके कारण होता है, तो आपका पॉजिटिव चार्जेज, यहाँ पे चार्जेज और नेगेटिव चार्जेस से मेनली होता है। तो देखिए ओवरव्यू समझिए आप कि मेटल की जब बात आएगी या कंडक्टर की जब बात आएगी, चलिए मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। देखिए जब भी मेटल की बात आएगी या कंडक्टर की बात आएगी तो उसमें जो करंट का फ्लो होगा विद किसके कारण होगा, ओनली इलेक्ट्रॉन्स के कारण होगा, ठीक। और लिक्विड की जब बात आएगी तो उसमें पॉजिटिव आयंस की बात के कारण होगा और नेगेटिव आयंस दोनों के कारण होगा, ठीक। गैस की जब बात आएगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स के कारण, पॉजिटिव आयंस के कारण, नेगेटिव आयंस तीनों के कारण होगा, ठीक। और देखिए जनरली जब बात होगी आपको इलेक्ट्रॉन का मतलब करंट का फ्लो किसके कारण होता है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं आएगा, आप या मैं कराऊंगा, आप उस ध्यान रखिएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या आपका बोल रहा है कि द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक कंडक्टर की बात बोल रहा है, तो इसमें आपका ओनली इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो ओनली इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे है, ये ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन्स के कारण आपका उसमें करंट का कंडक्शन होगा। तो आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए पेन में इसका चेंज करता हूँ। क्वेश्चन है आपका, ये देखिए न्यूमेरिकल आ गया आपको, और ये सब देखिए आपको कभी कभी ये लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, लेकिन ये देखिए क्वेश्चन कहीं ना कहीं एसएससी जेईई में पूछा गया है 2018 मॉर्निंग शिफ्ट में। तो क्वेश्चन है आपका, हाउ मच टाइम
इन सेकेंड विल बी टेकन बाय 40 कूलम चार्ज टू पास थ्रू ए पॉइंट इन ए सर्किट इफ करंट ऑफ 8 एम्पियर। ठीक, आपको टाइम पूछा गया है, टाइम पूछा गया है वाट, और आपको क्यू दे दिया है 40 कूलम, और आई है आपका कितना 8 एम्पियर। ठीक, तो देखिए तो टी पूछा गया है आपसे। ठीक, तो हम जानते हैं कि आई बराबर मेरा क्या होता है, क्यू बाय टी होता है। ठीक, इसको मैं छोटा करता हूँ, क्यू बाय आई इक्वल टू क्यू बाय टी होता है। तो क्यू मेरा कितना है 40, तो 40 बाय 8 मेरा कितना हो जाएगा 5। अभी मैं थोड़ा स्टार्ट किया हूँ इसलिए अभी राइटिंग नहीं बन रहा है, तो आप लोग माइंड नहीं कीजिएगा, बस आप समझिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है तो मैं इसके नीचे करता हूँ तो ना। हाँ चलिए, तो इसमें आपको मतलब चार्जेस का वैल्यू दे दिया है 40 कूलम, और आपको करंट दे दिया 8 एम्पेयर। तो बोला है कि कितना टाइम 8 एम्पेयर मेरा करंट फ्लो होगा, तो हम जानते हैं कि आई इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। तो आपसे आपका 5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा, 5 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द वन ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर का 3 फॉर्मूला होता है, चलिए इसको पहले देखते हैं। P इक्वल टू होता है फर्स्ट ऑफ ऑल V इंटू आई। ठीक, यही होता है कि I को जब हम एक होता है V स्क्वायर बाय आर, और एक होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, आई स्क्वायर इंटू आर। और देखिए इसी मेनली, चलिए पेन में चेंज करता हूँ, मेनली ये इसी फार्मूला से ये दोनों फार्मूला आया। जब हम आई स्क्वायर टू वी बाई आर कर देंगे तो ये वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, और जब अब इसी फार्मूला में हम क्या बोलते हैं वी स्क्वायर टू आई बाय आर कर देंगे तो आई स्क्वायर इंटू आर आ जाएगा। ठीक, तो ये पावर का 3 फार्मूला होता है, और इस पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का यूनिट वाट होता है, और जब कमर्शियल लेंगे तो किलो वाट हो जाता है। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो पावर का एक्सप्रेशन पूछा है। तो देखिए वी आर तो नहीं है होगा, तो वी आई होना चाहिए, वी बाय आर भी नहीं होगा, और देखिए वी स्क्वायर आर भी नहीं होता है क्योंकि यहाँ आई स्क्वायर आर रहता तो हो भी जाता। यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन नंबर डी देखिए वी स्क्वायर बाय आर यहाँ पे दिया गया है। ठीक, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, एक चीज़ चलिए मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ। देखिए यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, जैसे मैं ये इस ऑप्शन में और इस ऑप्शन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि किस में वी स्क्वायर हो जाएगा। तो आप हमेशा रखिए कि करंट में जो होता है वो रेसिस्टेंस जो आता है जो गुना में आता है, इसलिए आई स्क्वायर इंटू आर फॉर्मूला में होता है, और वोल्टेज में जो आता है तो रेसिस्टेंस वो डिवीजन में आ जाता है, तो ये होता है। तो आपको इस दोनों फॉर्मूला को मेनली ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन आने लगता है। ठीक, तो मेनली फार्मूला आपका क्या है, पी इक्वल टू वी आई एक फार्मूला, और फिर सेकंड फार्मूला इस मेनली इसी फार्मूला से ये दोनों आया है, तो वी स्क्वायर बाय आर इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो इतना ही क्वेश्चन था, करीब 10 क्वेश्चन होगा, आई थिंक एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो होगा ही। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को कमेंट में बताएं, और हमारे साथ बने रहे। अगर आपको अच्छा कुछ बेनिफिट्स मिल रहा है तो देखिए, अब तो लमसम कॉलेज भी आज नोटिस आया है गवर्नमेंट से कि अभी 13 या 14 अप्रैल बोला कि 13 या 14 अप्रैल तक स्कूल 13 या 14 अप्रैल तक स्कूल कॉलेज को बंद रखा जाएगा। और हम लोगों का काफ़ी एग्जाम्स भी हैं, जैसे BPCL है, UPR UVNL मतलब आ गया है, उसको 10 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा भरने के लिए। तो मैं इलेक्ट्रिकल के नेटवर्क का भी क्वेश्चन स्टार्ट किया हूँ। नेटवर्क अब ये डेली बेसिस पे वीडियो आते रहेगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो पहले नेटवर्क को ख़त्म करेंगे, फिर मशीन, जो भी कोर पेपर है इलेक्ट्रिकल का, नेटवर्क है आपका, जैसे आपका नेटवर्क हो गया, मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया, उसके बाद मेजरमेंट है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो जो अभी मेनली कोर पेपर है उसको पहले हम लोग डील करेंगे। वैसे तो इलेक्ट्रिकल में तो पढ़ना बहुत कुछ है, क्योंकि हर एक एग्जाम्स में, जैसे BPCL में आपको एटलीस्ट 13-14 पेपर पूछ जाता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में घुसेंगे तो एनालॉग पढ़िए, पावर पढ़िए, डिजिटल पढ़िए, तो ये हो जाता है। तो मेनली जो आपको पहले देखिए किसी भी क्वेश्चंस में, चलिए इसको मैं सारा करता हूँ पहले। देखिए जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, किसी भी इलेक्ट्रिकल के जो एग्जाम्स होते हैं उसमें काफ़ी सा वेटेज पहले नेटवर्क थ्योरी का रहता है। ठीक, उसके बाद मशीन का वेटेज रहता है, उसके पावर सिस्टम का, इस तीनों का वेटेज जो है लमसम एटलीस्ट इक्वली में रहता है। उसके बाद कुछ कुछ जो पेपर्स आते हैं वो
आते हैं क्वेश्चन, उससे क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन इस तीनों से क्वेश्चन मेनली रहते हैं। तो पहले मैं अभी नेटवर्क को स्टार्ट किया हूँ, क्योंकि नेटवर्क अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपका इलेक्ट्रॉनिक समझ में आएगा, मशीन भी आएगा, पावर सिस्टम भी आएगा। तो इसीलिए पहले मैं नेटवर्क के लिया हूँ, और नेटवर्क में पहले भी क्या लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ओम्स लॉ के क्वेश्चन को लिया हूँ, और डेली में 10-15 क्वेश्चन को लेके आ रहा हूँ। अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं क्वेश्चन के नंबर ऑफ क्वेश्चन और बढ़ा दूंगा। तो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो हमारे साथ बने रहें। जय हिंद।